नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है। हालांकि राज्य की 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। 2000 में राज्य के गठन के बाद से लेकर 2017 और 2022 की बड़ी जीत के बावजूद इन सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। यहां तक कि मोदी लहर भी इन सीटों का समीकरण नहीं बदल सकी। अब ऐसे में पार्टी ने इन चुनौतीपूर्ण सीटों पर खास रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि बूथ स्तर तक मजबूत योजना बनाकर इस बार सभी सीटों पर जीत दर्ज की तैयारी की जाएगी। उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की लगातार हार के पीछे कई स्थानीय और सामाजिक कारण भी माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय नेताओं और उनके पारंपरिक वोट बैंक का प्रभाव वर्षों से बना हुआ है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करता रहा है। इसके अलावा जातीय और धार्मिक समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 के तहत इन सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और बूथ स्तर पर रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इन सीटों पर जीत का दावा कर रही है। पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवान ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि 2027 चुनाव में भी पार्टी को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार इन 5 सीटों पर दावेदारी ठोकी जा रही है और जीत का दावा भी किया जा रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, सुनिए। तो हुई थी। इस बार हमारा फोकस है कि जो 23 सीटों में पिछले बार हम नहीं जीत पाए और जो आज तक हम 5 सीटें नहीं जीत पाए, निश्चित रूप से एक बड़ी रणनीति के साथ इन हम जो हमारे 28 सीटें ऐसे बनती हैं, तो ऐसे 28 सीटों में हम लोग अधिकांश सीटें जीतें, ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। इसके लिए हमने बूथ स्तर से लेकर के जो हमारे प्रदेश स्तर का मंथन जिसमें चला हुआ है, अनेक कार्यक्रम हमने अपने बूथ स्तरीय यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी भी पार्टी के जो स्थापना दिवस हैं वो हमारा बूथ स्तरीय कार्यक्रम है। आगे हमारा 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, वो भी हमारा एक बूथ स्तरीय कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त 4 हमारे बूथ स्तरीय कार्यक्रम और हैं। हमारा फोकस इन सभी विधानसभाओं में है और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है, जिस प्रकार से हम विशेष रणनीति इनमें बना रहे हैं और उसके आधार पर और जो हमारे सरकार ने इन क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं, इन दोनों आधार पर हम इन क्षेत्रों को जीतने में सफल होंगे। ये दीवा स्वप्न तो वो देखते रहते हैं और जिन 5 विधानसभाओं की आप बात कर रहे हैं वहाँ हमारे मूर्धन्य नेता हैं और वो ऐसे नेता हैं वहाँ जो अगल बगल की सीटों को भी जिता के लाएंगे। तो 5 दिए 15 तो वही हो गई। और भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देना चाहते हैं कि किसी को भी ले आओ वहाँ लड़ाने के लिए उनके साथ, किसी को भी। वो सीटें कभी हम हारेंगे नहीं। और इस बार तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और यहाँ तक कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का संकल्प ले चुकी है। तो चुनौतीपूर्ण सीटों पर बीजेपी का खास फोकस रहने वाला है। 5 विधानसभा सीटें आज भी बीजेपी से दूर रही हैं। राज्य गठन के बाद से इन सीटों पर कभी भी कमल नहीं खिला। उन सीटों के नाम भी आपको बताएंगे। चुनौतीपूर्ण सीटों पर बीजेपी का खास फोकस बना हुआ है। चक्राता विधानसभा सीट से फिलहाल कांग्रेस के प्रीतम सिंह विधायक हैं और इस सीट पर उत्तराखंड के गठन के बाद से 2017 और 2022 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी यहां पर खाता नहीं खुल पाया। पिरान कलियर की सीट से कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई। मंगलौर सीट से भी कभी भी जीत नहीं हुई। धारचूला सीट से भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। तो खानपुर से भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में अभी तक नाकाम रही है। मोदी लहर के बावजूद भी इन सीटों पर कभी भी कमल नहीं खिला। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इन सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाएगा। मतलब बूथ लेवल तक रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। किस तरीके से समीकरण बदलेंगे वो कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर
डिपेंड रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा ठोक दिया गया है इन सभी सीटों को लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा ठोक रही है और साफ तौर पर बीजेपी को चुनौती भी दे रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। तो बात कर रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अच्छे से तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो 5 सीटें जिन पर उत्तराखंड के गठन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई, इसी पर करेंगे आज चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी और कांग्रेस से आशीष नोटियाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि 5 वो सीटें, नाम बता देता हूं, चक्राता, पिरान कलियर, मंगलौर, धारचूला और खानपुर, ये वो सीटें हैं उत्तराखंड के गठन के बाद भी 2017 और 2022 में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, मोदी लहर के बावजूद भी आपको यहां पर जीत हासिल नहीं हुई, और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम तो अब की बार क्लीन स्वीप कर देंगे। शानदार उसमें लगी तो हुई है जी। जपेंद्र जी, उत्तराखंड में टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं और नए परिसीमन के बाद ये संख्या 100 से ऊपर चली जाएगी। तो क्या कांग्रेस को इतना भी हक नहीं है कि वो 5-10 सीटों के ऊपर काबिज रहे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भी कोई भूमिका होती है, विपक्ष का होना भी आवश्यक है। तो क्या उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को जीरो कर देना चाहता है शासन प्रशासन, या राजनीतिक तौर से जनता बिल्कुल कांग्रेस से किनारा कर लेना चाहती है? ये तो स्थितियां स्पष्ट कर ही रही। लेकिन जहां कांग्रेस ने आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर इस देश में इतनी व्यवस्थाएं खराब करी हैं कि आज देश की जनता, देवभूमि की जनता, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस से दूरी बना चुकी है, बना नहीं रही है, बना चुकी है। और आने वाले चुनावों में आपको नजर आएगा जो कांग्रेस में इस समय आपस में कांग्रेस का जो गृह युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को, नेताओं को अपमानित करने का, और उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो पहले ही टूट चुका था। और वर्तमान परिस्थितियों में जो पिछले 11 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र का और राज्यों का रिकॉर्ड जब लोग देखते हैं तो अपने आप ही स्वेच्छा से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के उन्हें भारतीयता का नहीं, बिल्कुल जपेंद्र जी, जो कमाल इन 5 सीटों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, ऐसा क्या करेंगे आप अब की बार? आपके पास कहने के लिए मात्र यह है कि जो लोग हैं वो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस भी तो रणनीति कहीं ना कहीं बना रही होगी, कांग्रेस के पास भी ऐसे मुद्दे हैं जो वो पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी रीति नीति और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित विचारधारा है उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, जमीन पर काम करता है। और देश के अंदर अगर राष्ट्रीयता के साथ जुड़कर अपनी माटी छाती के साथ प्रेम करते हुए राजनीति करने का जो मंच है, तो वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। बाकी सब दल, चाहे वो अपने क्षेत्रीय दल हो या विपक्षी दल हो, सबको अपने अपने स्वार्थ की राजनीति, सत्ता लोलुपता, तुष्टीकरण की राजनीति, बांटो और राज करो की नीति ही प्यारी है। ठीक है, एक
विचारधारा ठीक है, ऐसी ठीक है, जो ठीक है। केवल राष्ट्र की बात करती है, जिसके लिए देश पहले है, व्यक्ति बाद में है, वो केवल और केवल भारतीय जनता ठीक है, ठीक है, ठीक है जपेंद्र जी। नौटियाल साहब, क्योंकि साफ तौर पर अब जपेंद्र जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, ठीक है, बांटो और राज करो। विधानसभा चुनाव में तो क्या कुछ आंकड़े आएंगे, क्या कुछ समीकरण बदलेगा, कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी के पक्ष में कितनी सीटें आएंगी, लेकिन ये जो 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पर बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की, लेकिन अब की बार बोल रहे हैं कि हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और समीकरण यहां से बदल जाएंगे। अगर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जब मोदी लहर में नहीं तोड़ पाए तो अब क्या तोड़ेंगे। हाँ। अब तो पूरे इनकी विदाई का समय आ गया है। आज जनता ने इनकी हर नीतियों को देख लिया, इनकी देश की नीतियां क्या है, इनकी विदेश नीति क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहकर सरकार बनाई, क्या कर रही है। तो मुझे तो बहुत हद तक उम्मीद है कि जनता बिल्कुल इनको बाय बाय करने को तैयार है और निश्चित करना जरूरी है, क्योंकि अगर जनता आज नहीं जागी तो ये लोग देश बेच देंगे। ये जब नारे जब शुरुआत करते हैं तो सोचते हैं हमने जय श्री राम बोल दिया तो यानी कि जय श्री राम के अपने ही हो गए। अरे भगवान राम तो सबके हैं, वो कौन मना कर सकता है भगवान नाम हमारे नहीं है, किसी के नहीं है। इन्होंने भगवान के नाम की राजनीति करने का काम किया। अब आप बताएं, घमंड और अहंकार इतना बढ़ गया कि अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं ये नॉन बायोलॉजिकल है। बताइए, ये अहंकार नहीं तो और क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लग जाए, क्योंकि भगवान ही तो है सब कुछ, तो फिर उसका अंत जरूर निकट आता है। तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो इतना बढ़ चुका है। आप देखिए, राम मंदिर के नाम पर भी इन्होंने चंदा लेकर उस चंदे से अपनी पार्टी को बड़ा करने का काम किया। आप देखिए, अयोध्या राम मंदिर चू रहा था बरसात के समय पर, अयोध्या राम मंदिर के आसपास इन्होंने जमीनों को खुरद-बुरद करने का काम किया, अपने लोगों से खरीदवाया, फिर बिकवाया, क्या क्या इन्होंने काम किया। तो जनता निश्चित देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की भी राजनीति करती है। हाँ। और हिंदू मुस्लिम तो इनका मेन कार्ड है, ग्रुप का एक का है। जब कुछ नहीं चलता तो सीधा वो लव जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, नकल भी जिहाद होता है। बताया नहीं, ठीक है नौटियाल साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी क्या मुद्दा लोगों के बीच में लेकर जाती है और लोगों पर कितना इम्पैक्ट उनके मुद्दों का पड़ता है, वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं या फिर उनकी रणनीति को समझते हैं कि भाई ये तो सिर्फ एक चुनावी रणनीति है। जपेंद्र जी, एक सीट है मंगलोर, जैसा आप बोल रहे थे कि अब की बार जो उत्तराखंड की जनता है वो भी समझ जाएगी और कांग्रेस से दूरी बनाने से लगी हुई है। 2022 में चुनाव हुए, कांग्रेस की जीत तब भी वहां पर हुई और 2024 में उपचुनाव हुए, तब भी कांग्रेस की जीत वहां पर हुई, जैसे आंकड़े मेरे पास हैं। मंगलोर विधानसभा ये पिछले उपचुनाव में हम बहुत ही नाम मात्र की वोटों से हारे। अब रह गई बात जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, कोई इतना बड़ा कांग्रेस का बखान कर रहे थे। भाई, भगवान राम तो युगों युगों से हैं। भगवान राम के नाम को लेने में आपको आजादी से पहले भी शर्म आई, आजादी के बाद भी आपको शर्म आई। तो भगवान राम को आपने अपना माना कहाँ? भगवान राम के नाम का जाप आपने करा कहाँ? अब जब भारतीय जनता पार्टी राम नाम के साथ एक राम राज्य जैसी स्थापना की और बढ़ी और पूरे देश में भगवाकरण हो गया, तब आपको याद आया कि भाई भगवान राम का नाम अब जप ले, है ना। और अब दूसरा देखिए बड़ा फर्क क्या है भारतीय जनता पार्टी में और आप में। आप लोगों ने देश के मुसलमानों को हमेशा बाबर की नीति पे चलाया, गजनी की नीति पे चलाया, मोहम्मद गोरी की नीति पे चलाया, औरंगजेब की नीति पे चलाया, क्योंकि आपको तो तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी, आपको तो सत्ता की भूख थी, आपको तो बांट के राज करना था। इस देश के अंदर वो दौर भी था जब पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम दंगों की चपेट में रहता था। नहीं जपेंद्र जी आपकी बात में कांग्रेस जपेंद्र जी, अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, देश के अंदर कांग्रेस शासन करती थी, राज्यों में कांग्रेस शासन करती थी, लेकिन कम से कम 2011 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने
देश के भारतीय मुस्लिम भाइयों को ये तो समझाने का प्रयास करा कि भाई आप बाबर की औलादे नहीं है, आप औरंगजेब की औलादे नहीं है, हाँ। आप मोहम्मद गोरी की औलादे नहीं है, आप गजनी की औलादे नहीं है, हाँ। आप उन सनातनियों के घरों से निकले हुए हैं जिन्होंने उस समय में दुर्भाग्यवश जान के डर से, अपने जान माल की, परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से धर्म परिवर्तन कर लिया था। आप भारतीय चलिए, बहुत अच्छी बात कही है 10-12-15 जपेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही है। हिंदू थे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों को ये समझाने की कोशिश करने से लगी हुई है कि आप औरंगजेब की औलाद नहीं है, आप बाबर की औलादे नहीं है, आप हम ही सनातनियों से निकले हुए हैं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार, उसके बावजूद भी ये मांग की जाती है कि जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वहां पर मुस्लिम भाई दिखाई ना दे, दुकान ना लगाएं, उनका कोई सनातनी भाई उनका खाना ना खाए, और आप एक बार ये स्वीकार भी करने से लगे हुए हैं। ये किस तरह की राजनीति है आपकी? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा, बहुत अच्छा प्रश्न करा, लेकिन आपने हमारे पूरे वक्तव्य को नहीं सुना। तो ये जो बाबर की औलादें बनाने का प्रयास करते हैं, औरंगजेब की औलाद बनाने का प्रयास करते हैं, गजनी की, मोहम्मद गोरी की औलादें, तो ये कांग्रेस जनित लोग उस तरह से जब फीडबैक करते हैं, उस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो तब देश में खूब जिहाद भी होता है, कहीं कहीं लैंड जिहाद भी होता है, और अन्य तरह के लव जिहाद भी होता है। किस तरह के, जब गजवाए हिंद के नारे लगते हैं तब पूरी भाई कांग्रेसी बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो। गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है, आप ये तो समझा दो। मोहम्मद गोरी और गजनी गजवाए हिंद करने आए थे, औरंगजेब गजवाए हिंद करते करते चले गए, आज तक गजवाए हिंद नहीं हुआ, तो ये सनातन में गजवाए हिंद कहाँ से हो जाएगा? तब इन कांग्रेसियों को राम जी याद नहीं आए, तभी नहीं पता कि ये सनातन की धरती पे पैदा हुए, तब इन्होंने क्यों नहीं बताया भारतीय मुस्लिमों को कि आप खुद 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले हमारे हिंदू सनातन से निकले हो, आप भारतीय मुस्लिम हो। ठीक है, आपने इस्लाम अपना लिया, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप उन पदचिन्हों पर मत चलिए जिनके ऊपर चलने के लिए कांग्रेस आपको मजबूर करती है और अपनी सत्ता की भूख की खातिर इस देश का माहौल। अच्छा, ठीक है जपेंद्र जी, एक सीधा सा सवाल, ठीक है, सीधा सा सवाल यह है कि आप मानते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं 15-20 पहले की जो पीढ़ी थी वो सनातनी थी, ठीक है, और अभी मुझे आप इतना जवाब दीजिए कि अगर कोई एक मुस्लिम व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है, जैसा वीडियो वायरल होते हैं, रोटी बनाते समय उस पर थूक देना, कई तरह का जो आपकी तरफ से नाम दिया गया थूक जिहाद, तो उसके लिए पूरा समुदाय जिम्मेदार है या वो अकेला? देखिए, बिल्कुल वो अकेला व्यक्ति, बिल्कुल अकेला जिम्मेदार है। अब मेरी बात समझिए, की कोशिश करना। काल नेमी अभियान चलाया उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, और वहां पर बैठे भगवा ड्रेस में आपने पहचान लिया कि कौन क्या है, तो आप उन मुस्लिमों में से किसी एक दो लोगों को क्यों नहीं पहचानते कि भाई यही गलत है? इफ्तार पार्टी में बीजेपी के नेता चले जाएंगे, लेकिन उनका कुछ खा लें तो दिक्कत है। की कामयाबी इसी पर टिकी हुई थी कि आप क्यों, कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपने इस्लाम का भेष छोड़कर संत के भेष में बैठ के तुष्टीकरण का प्रयास क्यों कर रहा है? ये किसके इशारे पर कर रहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक रूप से कांग्रेस नहीं है, या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीतिक रूप से इसके पीछे नहीं है? बस भगवा पहनने मैं कभी नोटेल साहब आप आ जाइए, समय कम है। देखिए कुंवर भाई तो अपने ही सवालों में अपना फंसते जा रहे हैं। नोटेल साहब आ जाइए। मेरे सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो मुझे पूछना चाहिए वो आप पूछ दे रहे हैं। आप बताएं, सही बात है, कभी कहते हैं ये औरंगजेब की औलाद है, लेकिन ये हिंदू है, ये सनातनी है, और जब मंदिरों में जाना चाहते हैं तो उन्हें कहते नहीं आप जा नहीं सकते। तो आप क्या चाहते हैं भाई? आप किसी को जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे? अरे आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप कौन होते हैं रोकने वाले किसी को मंदिर मस्जिद में जाने से? आप कौन होते हैं? जिसकी श्रद्धा होगी वो जाएगा। एफिडेविट देने की भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है। आप कौन होते हैं नफरत फैलाने वाले? अरे भाई, जब किसी को समस्या होती है वो अपने एक प्रभु से खुश नहीं होता तो दूसरे पे चले जाता है। हो सकता है कोई मुस्लिम भाई मस्जिद में जाकर उसको न शांति मिल पा रही हो और उसे मंदिर में जाकर शांति मिल रही है, तो उसमें आपको क्या परेशानी है भाई? भगवान ने जब खून का रंग अलग नहीं बनाया, जब भगवान ने पानी अलग नहीं बनाया हिंदू मुसलमान के लिए, जब भगवान ने हवा अलग नहीं बनाई हिंदू मुसलमान के लिए, तो ये भाजपाई कौन होते हैं बोलने वाले? शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि राजनीति है नोटेल साहब, राजनीति है, और राजनीति में सभी लोग किसी एक पार्टी से सहमत नहीं हो सकते, ठीक है।
अगर कुछ मुस्लिम भाई कांग्रेस का हिस्सा है तो भाई कुछ बीजेपी का भी हिस्सा है, बीजेपी को पसंद करते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि जितने भी हिंदू हैं वो सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, भाई कांग्रेस को भी करते हैं। विचारधारा की बात है। जपेंद्र जी,